अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, हेल्थ के हवाले से तो हम बात करते रहे हैं। आज आपको बताएंगे कि नर्सिंग के शोबे की क्या सूरत हाल है। सिंध नर्सिंग एग्ज़ामिनेशन बोर्ड है, जिसके तहत सिंध के जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जो नर्सिंग स्कूल्स थे प्रीवियसली, उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो तैयारी होती है, एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट होते हैं और फिर उसके बाद जाके नर्सेस आगे निकलते हैं और अपना जो कैरियर है उसको परसू करते हैं। नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड में अभी पिछले दिनों बहुत बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ हुई थी और डायरेक्टर नर्सिंग मोहतरमा खैरुन्निसा साहिबा को वहाँ से हटा दिया गया था और उन्हें एज कंट्रोलर SNEB पोस्ट कर दिया गया। उसके साथ साथ वहाँ से कुछ और भी मुलाजमीन को ट्रांसफ़र किया गया। उनमें एक और नाम है नोमी वकास साहब, उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो वहाँ के सिस्टम, IT के सिस्टम और जो वहाँ का रिज़ल्ट्स की जो सिस्टम था उसको चलाते थे। और इसके साथ ही वहाँ पर नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड में अफरादी क़ुव्वत, जो ट्रेंड अफरादी क़ुव्वत थी, उसकी कमी का सामना रहा और जो शेड्यूल के मुताबिक जो चीज़ें होनी थी वो नहीं हो पाई। और सूरत हाल ये है कि अब तक जनरल नर्सिंग का जो रिज़ल्ट है वो भी अवेटेड है। ऐसा क्यों है और उसमें रिज़ल्ट में ताख़िर क्यों हो रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मोहतरमा खैरुन्निसा खान साहिबा, जो कि कंट्रोलर हैं एग्जामिनेशन की। अस्सलाम वालेकुम खैरुन्निसा साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अख्तर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खैरुन्निसा साहिबा, सबसे पहले ये बताइए कि रिजल्ट इतना ताखीर का शिकार क्यों हो गए हैं? बच्चे इंतजार कर रहे हैं। देखिए, एक तो आपको पता है कि कोविड की वजह से एग्जामिनेशन हमारा पोस्टपोन होता रहा और बाकी एग्जामिनेशन बहुत लेट हो गया। और अब जो हमारा प्रोसेस था, हमारी तकरीबन नवंबर में, क्योंकि मेरा जो प्लान बना हुआ था वो दिसंबर के सेकंड वीक में रिजल्ट अनाउंस करना था, फर्स्ट या सेकंड वीक में। हाँ। ये हमारा वेल प्लान तैयार था। लेकिन हमारा प्लान जो है वो फेलियर में इसलिए गया कि सबसे पहले तो 8 नवंबर को एंटी करप्शन ईस्ट जोन जो है वो हमारे पास आ गया, पुरानी 5 साल की इंक्वायरी लेकर। वो इंक्वायरी ऑलरेडी साउथ में चल रही है और वो उसमें कंप्लेंट भी हमने ही भेजी है। जब एक जोन में एक इंक्वायरी चल रही है और खुद बोर्ड की तरफ से गई भी है वो इंक्वायरी, तो ईस्ट जोन को चलानी ही नहीं चाहिए थी। अभी हम एंटी करप्शन चेयरमैन को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इंक्वायरी साउथ जोन में शिफ्ट करें, क्योंकि वहां के लोग जो है ईस्ट जोन के बिल्कुल बाइस हैं और वो कुछ गलत उम्मीदें हमसे लगा के बैठे हैं कि हम उनको कोई लेन देन करेंगे। तो इस चीज पे हम स्टैंड लेंगे और हमने उनके डायरेक्टर एंटी करप्शन और चेयरमैन एंटी करप्शन को उनकी कंप्लेंट दे दी है। तो ऐसा कोई उन्होंने कोई ऐसी बात कही है खैरुन्निसा साहिबा जिसकी बुनियाद पे आप ये बात करें? अजय बिल्कुल कही है, क्योंकि मैं हल्फिया तौर पे कुरान पे हाथ रख के भी कह सकती हूँ ये बात कि उन्होंने इस तरह की उम्मीदें रखी हैं। पहली चीज तो ये कि 5 साल पुरानी इंक्वायरी, उसमें डिफॉल्टर कोई और लोग हैं। जो चोरी हमने की ही नहीं है उसकी सजा हमें कैसे मिलेगी? तो एंटी करप्शन का जो इंस्पेक्टर है उसने यहाँ से तकरीबन 40 से 50 हजार का मटेरियल हमसे लिया है और वो मटेरियल लेने के बाद अभी तक उसने इनिशियल प्रीलिमिनरी रिपोर्ट तक नहीं दी है बना के। भाई आप रिपोर्ट बनाओ और सबमिट करो अपने डायरेक्टर को। 40 से 50,000 रुपए मटेरियल, ये क्या मतलब, इसका जरा एक्सप्लेन करें कैसे? एक महीना उन्होंने नोमी वकास को, मेरे ऑफिस सुपरिटेंडेंट को, मुझे सिर्फ इस बात पे बिजी रखा कि आज हमें ये चीज चाहिए, कल हमें ये चीज चाहिए। क्योंकि एंटी करप्शन भी हमारा डिपार्टमेंट है, हमने उनके साथ पूरा कोऑपरेट किया कि अगर ये ऑनेस्ट लोग हैं तो बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन डिपार्टमेंट डेफिनेटली ऑनेस्ट होता है। जिस तरह चेयरमैन एंटी करप्शन है डॉक्टर नवाज शेख, ही इज नाइस पर्सन। सर फजल अब्बास साहब है, शहजाद फजल अब्बास साहब, ही इज नाइस पर्सन। और डेफिनेटली एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट में इतने कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स मौजूद हैं जिनको हमने बताया भी और उन्होंने इस पे एक्शन भी लिया। अब जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वहाँ के, डेफिनेटली उनका केस चेयरमैन और डायरेक्टर साहब खुद देखेंगे, क्योंकि जो मटेरियल हमने देना था हमने उनकी वर्बल डायरेक्शन पे दे दिया। एक तो उन्होंने हमें लेटर पोस्ट नहीं किए, वापस से वो उसमें जिक्र कर रहे हैं कि हमने उनका ऑफिस विजिट नहीं किया, उनको चीजें नहीं दी हैं, खुद बता रहे हैं। जबकि सरप्राइज विजिट में खुद वो हमारे डिपार्टमेंट में आके तमाम चीजें लेके गए और उन्होंने बाकायदा जो है वो डिफरेंट न्यूज पे जो है वो गलत खबरें चली, शायद आपको याद होगा, आपने भी उस न्यूज के हवाले से लिया था कि जो बच्चे पास करने का इशू था वो हमारा इशू नहीं था। हमने तो रीअसेस किए और वो बच्चे फेल हो गए और वो बच्चे जब फेल हुए तो उन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, कोर्ट में केसेस लगाए कि हमें पुराना रिजल्ट दिया जाए, कंट्रोलर को हटाया जाए। बड़ा हाई लेवल पर प्रोटेस्ट चला ये।
कोई 20-25 दिन चला, जिसमें बहुत सारे माफिया एसोसिएशन एजेंट तो जब वो खैर साहब जब वो जब प्रीवियस लोगों के बारे में उन्हें मालूमात चाहिए तो उसमें आपको क्या परेशानी है और आपका काम कैसे सफर हुआ है? उनको जो चीज चाहिए थी वो आपने प्रोवाइड कर दी, आपने बताया। लेकिन पूरा 1 महीना हम इसमें बिजी रहे और हम उनको देते जा रहे थे चीजें, लेकिन उनकी ख्वाहिशें और जो फरमाइशात थी वो बंद ही नहीं हो रही थी। तो फिर हमने चेयरमैन एंटी करप्शन और डायरेक्टर एंटी करप्शन को बताया। किस तरह की फरमाइशें की हैं उन्होंने? किस तरह की फरमाइशें की हैं उन्होंने? क्या आपसे कोई इंसेंटिव मांगा है? बिल्कुल, मैं इसको ओपनली तो नहीं बता रही, मैंने उनके डायरेक्टर को और चेयरमैन को बता दी है ये तमाम चीजें। और मैंने अपने चेयरमैन जो हमारे सेक्रेटरी हेल्थ हैं, क्योंकि बोर्ड का चेयरमैन सेक्रेटरी हेल्थ साहब है, तो जो भी चीज बोर्ड की जाएगी वो बोर्ड कस्टडी की होती है और चेयरमैन के अप्रूवल के बगैर नहीं जाती। एक तो इन लोगों ने हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब को बाईपास किया। सेक्रेटरी साहब के लेटर लिखने के बावजूद अभी तक उस इंक्वायरी को क्लोज नहीं किया, उसको एग्जामिन नहीं किया, इवन के उसकी इनिशियल कोई रिपोर्ट भी नहीं बनाई इन्होंने। अच्छा। तो इस चीज पे बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे 13,000 बच्चे जो अवेटिंग रिजल्ट है, जिनकी जॉब्स लगनी है, जिन्होंने आगे हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना है, वो बच्चे जो वॉलंटरी सर्विसेज देते रहे हमारी कोविड में इमरजेंसी में, वैक्सीनेशन में, आइसोलेशन में, स्क्रीनिंग में, तो इन बच्चों ने बहुत काम किया है। और ये बच्चे अब बेचारे डिप्लोमे के लिए अपने रिजल्ट के लिए अवेटिंग है और डेफिनेटली ये हमारे बच्चे हैं और हमें इनका पूरा एहसास है। अब यहाँ पर ऐसे लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं है जो शायद ये सोच रहे होंगे कि कंट्रोलर को किसी तरह तंग कर करके हटा दे और इस एग्जामिनेशन को मजाक बनाए और बच्चों की लूट मार फिर से स्टार्ट कर दें। जो उनकी प्लानिंग है, जो मेरी नॉलेज में भी आई, क्योंकि उस जो ऑफिसर है उसने ये बात भी कही कि हमारा तो टारगेट ये एग्जाम लेना ही था आपके हाथों से। तो उसकी बदनीयती और डिसऑनेस्टी मतलब जाहिर हो चुकी है इस बात पे। और नहीं तो अब इसमें रिजल्ट में अब क्या रुकावट है खैरुनिसा साहब? अब रिजल्ट कौन तैयार करेगा, किसकी जिम्मेदारी है? मेन चीज जो अभी हमारे लिए इश्यू आया कि जो अभी प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्टर्स की फरमाइश हुई और जो इस पे डिस्प्यूट मैटर बनाया गया, असिस्टेंट कंट्रोलर जो कि नौमी गुलवकास है, ही इज नाइस पर्सन, ऑनेस्ट, कॉम्पिटेंट, एमफिल किया हुआ है उसने, एमएसएन किया हुआ है, आईटी की उसके पास डिप्लोमा हुए है और सॉफ्टवेयर बना के जितना ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सिस्टम उसने मैनेज किया था, अब उसको ट्रांसफर कर दिया। और कोई सदारती अवार्ड भी मिला था उन्हें? बिल्कुल, वो प्रेसिडेंट अवार्ड याफ्ता है। पूरे पाकिस्तान के लिए ऑनर की बात है कि उसने प्रेसिडेंट अवार्ड भी लिया हुआ है और बिल्कुल वो कॉम्पिटेंट है। यहाँ पर कुछ डिसऑनेस्ट ऑफिसर जिन्होंने उम्मीदें लगाई हुई थी, क्योंकि उनके रिजल्ट हमारे पास आते रहे, पुराने 2015 का केस कि भाई इस बच्चे को जो है डिप्लोमा दे दिया जाए, और वो ऑफिसर हमारे अपने गवर्नमेंट का है, मैं नाम नहीं लेना चाहती अभी, तो वो मेरे साथ पर्सनल है, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का ही बंदा है, वो हमारे अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में मौजूद है और जो कि बहुत अरसे से पर्सनलाइज है। और पुराने सेक्रेटरी साहब जो हमारे सर जतोई साहब थे, उनको उसका केस बिल्कुल पता है, उनको मैंने बताया था। न्यू सेक्रेटरी साहब को अभी मैं बता नहीं सकी हूँ, लेकिन उन्होंने बाकायदा हमारी टीम को टच किया और अभी खैर मैं सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट मैंने दी है कि मुझे आईटी का पर्सन या वापस दिया जाए या नौमी वकास या उसी जैसा एक्सपर्ट कोई मुझे दिया जाए, इसलिए कि सिस्टम बगैर आईटी के तो नहीं चल सकता। अब ये रिजल्ट जो पेंडिंग हुआ है उसकी वजह भी यही है। मेरे ख्याल में होपफुली कि इसी हफ्ते में हमें कोई ना कोई ऑनेस्ट ऑफिसर, आपके पास आईटी का बंदा नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, आपके पास मैन पावर नहीं है, ये वजह है रिजल्ट डिले होने की दूसरी बड़ी वजह? बिल्कुल, दूसरी बड़ी वजह यही है कि अब हमने एंटी करप्शन तो जहां तक था हमने सेट कर दिया था तमाम चीजें दे दे के, लेकिन अब इशू यही आया कि मेन पर्सन को ही हमारे हटा दिया। अब डेफिनेटली जब तक उसका ऑल्टरनेटिव मेरे पास नहीं आता तो मेरे भी हाथ बाउंड है, क्योंकि फौरन रिजल्ट आएगा, उसके फौरन बाद रिकाउंटिंग होगी और वो वही पर्सन करेगा जो टेक्निकल पर्सन मौजूद होगा। अभी मेरे पास डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर तो पोस्टिंग होकर आ गए हैं, लेकिन वो आईटी एक्सपर्ट नहीं है। हमारे 2 आईटी के लोग थे जो आउट ऑफ बोर्ड एज END रूल जो है वो पोस्टिंग हुए हुए हैं। तो हमारे पास जो मेजर इस टाइम प्रॉब्लम है वो यही है कि आईटी का पर्सन, लेकिन होपफुली के डिपार्टमेंट हमें जल्दी उसका ऑल्टरनेटिव या वही दे देगा। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखती हूँ कि 10 दिन में ये हमारा काम हो जाएगा और हम रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। तो आप बच्चों के लिए क्या सब्र की तलकीन करेंगे? बच्चों को सब्र ही करते रहे वो? देखिए इंशाल्लाह उन बच्चों का काम उनकी माँ कर रही है और डेली बेसिस पे कर रही है। मैं अपने सेक्रेटरी साहब को जितना तंग कर रही हूँ, क्योंकि सर बिल्कुल न्यू पोस्टिंग हुए और न्यू होते ही उनको बड़े प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। एक तरफ डॉक्टर, दूसरी तरफ नर्सिस,
पैरामेडिक्स तो आप देखें कि हेल्थ डिपार्टमेंट में कोविड की इमरजेंसी चल रही है, तो सेक्रेटरी साहब ही इज नाइस पर्सन और वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट के साथ ही काम कर रहे हैं। डेफिनेटली वो डेफिनेटली मैनेज कर लेंगे इस चीज को। हमने उनको रिक्वेस्ट अपनी दी भी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका खैरुन्निसा खान साहबा, हमारे साथ आप मौजूद रही हैं और हम खैरुन्निसा साहबा से डिस्कस कर रहे थे कि नर्सिंग के जो जनरल नर्सिंग के रिजल्ट्स हैं वो क्यों डिले हो रहे हैं। उन्होंने उसकी वजूहत बता दी हैं। कुछ एंटी करप्शन के मामला पे वो बात कर रही थी और दूसरा नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड में जो ट्रांसफर्स हुए हैं, फ्रीक्वेंट और हाई लेवल के ट्रांसफर्स हुए हैं, वो भी दूसरी बड़ी वजह उन्होंने बताया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद वापस आके आपको एक और स्टोरी देते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे कराची प्रेस क्लब की। यकीनन आपने कराची प्रेस क्लब का नाम तो सुना ही होगा। सहाफ़त का एक बड़ा नाम है और पूरे पाकिस्तान में सबसे पुराना ओल्डेस्ट प्रेस क्लब है और सहाफ़ियों का दूसरा घर भी हम इसे कहते हैं। कराची प्रेस क्लब की जमहूरी रिवायात बरकरार हैं। हर साल रेगुलरली तवातुर के साथ सालाना इंतखाबात का इनेकाद होता है और इस साल भी वो इंतखाबात होने जा रहे हैं। कराची प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात 25 दिसंबर को हो रहे हैं, जो कि हफ्ते का दिन है और उसके लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। कराची प्रेस क्लब में जो खिदमत का सफ़र है वो दी डेमोक्रेट्स के नाम है। दी डेमोक्रेट्स को इसका क्रेडिट जाता है। साल साल से वो जो मेहनत कर रहे हैं प्रेस क्लब के अराकीन की खिदमत के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, वो ना सिर्फ काबिल तारीफ़ है बल्कि वो सिलसिला कामयाबी के साथ जारी है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मोहतरम मोहम्मद रिजवान भट्टी साहब, जो सहाफ़ियों का एक जाना पहचाना नाम है। रिजवान भट्टी साहब कराची प्रेस क्लब के सर्विंग सेक्रेटरी भी हैं और आने वाले इलेक्शन में दोबारा से सेक्रेटरी के उम्मीदवार भी हैं दी डेमोक्रेट्स ग्रुप की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भट्टी साहब। वालेकुम सलाम। रिजवान भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे बड़े कारनामे हैं जो दी डेमोक्रेट्स ने किए हैं जिसकी बुनियाद पर आप ये उम्मीद करते हैं कि मेंबर्स जो है वो उन्हें दोबारा इलेक्ट करें? देखिए, इस साल जब हमारी बॉडी आई थी तो हमने बहुत सारी चीज़ों को फोकस किया था। हमने ना सिर्फ क्लब के इंटरनल डेवलपमेंट बल्कि बाहर के जो काम थे, मिसाल के तौर पर हाउसिंग के हवाले से या सहाफ़ियों की सलाह बहबूद के हवाले से या मेडिकल के हवाले से, उन तमाम चीज़ों को फोकस किया था। हमने जनवरी 2021 में अपनी प्लानिंग की थी कि हमने इस साल क्लब में क्या क्या काम करना है। तो जो हमने बेसिक काम किए हैं उसमें एक तो हमने नया डाइनिंग हॉल बनाया है। हमारा जो डाइनिंग हॉल था वो पुराना था, पुरानी बिल्डिंग में था, बहुत छोटा था और गुंजाइश कम थी। हमने नया डाइनिंग हॉल बना दिया है। हमने जो है क्लब में डिजिटल स्टूडियो बनाया है। जब से मीडिया के हालात खराब हुए हैं तो बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त फारिग हो गए हैं जो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उनकी सहूलत के लिए, उनके रोजगार की आमदनी के ज़रा बढ़ाने के लिए हमने डिजिटल स्टूडियो बनाया जहाँ पर यूट्यूब पर फिल्म डांसर सहाफ़ी आके अपना काम कर सकते हैं, अपनी शूट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने जो क्लब की जाय नमाज थी उसको रेनोवेट किया। उसके अलावा हमने हाउसिंग के हवाले से जो एक बड़ा मसला था, हमारे 211 सहाफ़ी दोस्त थे, उनके प्लॉटों पर कब्जा हो गया था और वो 60 साल से अपने प्लॉटों के मुंतज़िर थे कि उनका ये मसला हल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह डेमोक्रेट्स की क़यादत में वो मसला भी हल कर दिया। तमाम 211 लोगों नए प्लॉट अलॉट हो गए। उसके साथ साथ एक मेडिकल का बड़ा मसला होता है, सहाफ़ियों को बहुत सारे इदारों से मेडिकल नहीं मिलता। क्लब ने इस पर भी इनिशिएटिव किया और हमने कुछ ताजरों के साथ मिलकर एक बड़ा अस्पताल है कुतियाना मेमन अस्पताल, वहां पर हमने मेडिकल की सहूलतें हासिल की हैं और सालाना क्लब के मेंबरान से 1 करोड़ रुपए की सहूलतें मैसर होंगी। उसमें सर्जरी भी शामिल है, बाकी ओपीडी भी शामिल है, हर चीज है। तो जितने भी सहाफ़ी हैं, क्लब के जो मेंबर हैं, उनके अहले खाना है, उनको सालाना 1 करोड़ रुपए तक की जो है वो मेडिकल की सहूलतें मिलेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त इस सहूलत से फायदा उठा रहे हैं। उसके अलावा इस साल जो सूबाई हुकूमत है उसने हमारी ग्रांट डबल कर दी है। पहले हमें मिलते थे 2.5 करोड़ रुपए, इस साल हमें मिले हैं 5 करोड़ रुपए। चूंकि हमारी हम सरप्लस में चले गए थे, हमारी जो अखराजात से कम है और आमदनी ज्यादा हो गई, तो हमने एक नया काम किया कि क्लब सहाफ़ियों के जो मेंबरान हैं उनके बच्चों के लिए, उनके लिए एक एंडोमेंट फंड बना दिया है। हमने 5 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए अलग कर उसका एंडोमेंट फंड बनाया है। उस फंड से जो आमदनी आएगी वो हम जो सहाफ़ी हैं, उनके अहले खाना है, उनके बच्चों की तालीम का मामला है, उस पर खर्च करेंगे। इससे पहले क्लब में कोई ऐसा फंड मौजूद नहीं था। तो ये सीधा काम है जो हमने इस साल किए हैं। बिल्कुल जबरदस्त, बहुत अच्छे काम है। रिजवान भट्टी साहब, ये बताइए, मुझे तो ज्यादा इंटरेस्ट है डिजिटल स्टूडियो में। ये बताइए, अब कोई भी सहाफ़ी वहां पे आके फौरन से अपना काम कर सकता है? ये बिल्कुल रेडी है, वहाँ लोग शूट भी कर रहे हैं अपनी, वहाँ एनएलई की सहूलत दस्तियाब है, वहाँ पर एडिटिंग की सहूलत दस्तियाब है, वहाँ पर खुद भी एडिट कर सकते हैं। हम तो लोगों से कहते हैं कि आप आइडिया सोच कर आए, वहाँ पे आप शूट करें, वहीं से एडिट करें, वहीं से अपलोड कर दें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपने खुद एडिट करनी है, खुद कर लें, वरना वहाँ एनएलई मौजूद है, एनएलई एडिट करके देगा आपको।
राइट। और ये मेडिकल की जो सहूलत आपने बताई कुतियाना मेमन अस्पताल में, इसके लिए क्या करना पड़ता है मेंबर्स को अगर उसको इस फैसिलिटी अवेल करनी हो? तरफ से रिकमेंडेशन आएगी और आप जाएंगे वहाँ पर, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में एक बंदा होगा, वो आपसे पिक करेगा, आपको पूरी फैसिलिटी देगा, ओपीडी का आपको टाइम लेकर देगा, ओपीडी में चेकअप कराएगा, आपका सर्जरी का मामला है, जो जो चीजें होंगी वो खुद मैनेज करेगा। आपको सिर्फ हम आपको रेकमेंड कर देंगे वहाँ पर, और वहाँ पे हमारे पास एक फोकस पर्सन है जो हमसे रास्ते में है। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद रिजवान भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे हैं। और कराची प्रेस क्लब के जो सर्विंग सेक्रेटरी हैं जनाब फाजिल जमीली साहब, और अभी नेक्स्ट भी वो सदर के उम्मीदवार हैं, हम उनसे रब्ता करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा उनसे रब्ता होता है उनसे पूछते हैं कि उनका क्या विजन है मोहतरम फाजिल जमीली साहब का। कराची प्रेस क्लब में दी डेमोक्रेट्स की जो कामयाबियाँ हैं वो बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह आया हैं, और उन्होंने जो काम किया है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल काम है और काम बोलता है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मोहतरम फाजिल जमीली साहब। अस्सलाम वालेकुम फाजिल साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फाजिल जमीली साहब, बताइएगा सहाफ़ियों के लिए क्या इकदाम हो चुके हैं, आगे क्या करने का प्लान है आपका? देखिए, कराची प्रेस क्लब जाहिर है सहाफ़ियों का इदारा है, वर्किंग जर्नलिस्ट का, और वहाँ जो सरगर्मियाँ होती हैं वो सहाफ़त और अहले सहाफ़त को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा दूसरों के लिए मिसाल देती हैं। इस साल हमने जो काम किए उसमें सबसे ज़्यादा जैसे मैं कहना चाहूँगा कि एक कारनामा है कि हमने एक डिजिटल स्टूडियो बनाया, जो कि पाकिस्तान में किसी भी प्रेस क्लब में पहला डिजिटल स्टूडियो कायम हुआ है। और उसमें वो सारी सहूलियात मौजूद हैं कि जो किसी भी एक सहाफ़ी को डिजिटल मीडियम में अपनी पोस्ट डालने या कोई पैकेज बना के उस पर रखने या यूट्यूब चैनल चलाने या वीलॉग चलाने में मुआवन साबित हो सकती हैं। और इसके साथ साथ हमने सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए भी काम किए हैं। और जो ग्रांट जो डबल हुई है फाजिल जमीली साहब, उसके बारे में थोड़ा सा तफसील बताइएगा। लाइन ड्रॉप हो गई है फाजिल जमीली साहब की, और उनसे हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं फाजिल जमीली साहब से। उनसे हमारा जैसे रब्ता हो जाता है तो हम उनसे पूछते हैं कराची प्रेस क्लब के अराकीन, सहाफ़ी हजरात, उनके अहल खाना, उनके लिए जो मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जाती हैं। प्रेस क्लब अपने भी कुछ रिसोर्सेज जनरेट करता है, उसके अलावा एक जो बड़ी जो मदद होती है वो गवर्नमेंट की ग्रांट होती है, और उस गवर्नमेंट की ग्रांट की वजह से बाकी जो सर्विसेज हैं उसकी क्लब की वो चलती हैं और सहाफ़ियों को सहूलियात दस्तियाब होती हैं। वहाँ कैफेटेरिया जो नया बना है, जिसके बारे में रिजवान भट्टी साहब ने बताया भी, वहाँ पे नया कैफेटेरिया जो है वो रेडी हो चुका है। फाजिल जमीली साहब, आप हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। फाजिल साहब, ग्रांट के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। प्रेस क्लब की ग्रांट बढ़ गई है। देखिए, कराची प्रेस क्लब की ग्रांट बहुत अर्सा पहले कोई इस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में नहीं थी, और 2015 में जब हमारी बॉडी, उस वक्त भी मैं सदर जब बना, तो मैंने सीएम सिंध साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारी जो ग्रांट है जो सिंध गवर्नमेंट वक्तन फवक्तन हमें कराची प्रेस क्लब को देती है, तो उसको कोई उसका मैकेनिज्म बना दिया जाए और उसको बजट का हिस्सा बना दिया जाए। तो उस वक्त उन्होंने मेहरबानी की थी और 2.5 करोड़ रुपए उन्होंने बजट में उसको एलोकेट कर दिया था। और इस साल जब हमारी बॉडी दोबारा आई तो दोबारा मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की कि उस ग्रांट को डबल कर दिया जाए, तो उन्होंने उसको 5 करोड़ कर दिया, और 5 करोड़ हमें वसूल भी हो गए हैं। जबरदस्त, ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। दिसंबर को जी वो ग्रांट आ गई थी, और उस ग्रांट में से जाहिर है कराची प्रेस क्लब के अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। उसकी कैंटीन हम सब्सिडी पे चलाते हैं और बाकी दीगर अखराजात होते हैं, लेकिन इस 5 करोड़ में से 1 करोड़ का हम इंडोमेंट फंड कायम करने जा रहे हैं जो सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए खर्च होगा। जबरदस्त। और अब आने वाले दिनों में आप क्या करने जा रहे हैं फाजिल जमीली साहब? देखिए, आने वाले दिनों में हमें, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमने एक डिजिटल स्टूडियो कायम किया है, तो इस तरह की सरगर्मियां हम इसको और आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारे जो सहाफ़ी हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम है वो ज्यादा से ज्यादा हों, लोग अपने अंदाज में इंडिपेंडेंट भी हो और एम्पावर हो, ताकि वो अपने अगर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अपना वीलॉग चला रहे हैं, या सोशल मीडिया पे उनका कोई भी प्लेटफॉर्म है, तो उससे अगर वो पैसे कमा सकते हैं तो मैं समझता हूं कि इंडिपेंडेंटली उनको इस जानब जाना चाहिए, और कराची प्रेस क्लब इसके लिए उनका मुआवन साबित होगा। मीडिया में जो आजकल हालात हैं उसके हवाले से तो ये बहुत एक सिग्निफिकेंट बात है। जी।
बहुत शुक्रिया आपका। फाजिल जमीली साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे हैं और अपडेट बता रहे थे। फाजिल जमीली साहब जो कि दी डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार हैं और सर्विंग भी प्रेसिडेंट हैं, सेकंड टर्म के लिए वो दोबारा कॉन्टेस्ट कर रहे हैं सदर के तौर पर दी डेमोक्रेट्स के ग्रुप की जानिब से। नाज़रीन, यह वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आकर आपको दोबारा इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें कराची प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात के हवाले से। सालाना इंतखाबात में सरगर्मियाँ जारी हैं, 3 ग्रुप्स उसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें जो बड़ा ग्रुप है वो दी डेमोक्रेट्स का ग्रुप है। और दी डेमोक्रेट्स गुज़िश्ता तकरीबन 25 साल से कराची प्रेस क्लब को सर्व कर रहा है, सहाफ़ियों को सर्व कर रहा है। और दी डेमोक्रेट्स के हमने सदर साहब से बात की, जो फाजिल जमीली साहब हैं, सदर के उम्मीदवार हैं, जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार रिजवान भट्टी साहब से हमने बात की है। उसके अलावा प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी के 7 अरकान का भी इंतखाब इस इलेक्शन के दौरान होगा, जिन्हें मेंबर गवर्निंग बॉडी कहा जाता है। उनमें से एक उम्मीदवार जो कि लियाकत मुगल साहब हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उनका क्या विजन है। अस्सलाम वालेकुम लियाकत मुगल साहब। जी वालेकुम सलाम। लियाकत मुगल साहब, बताइए, गवर्निंग बॉडी में आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, क्या आपने कारकर्दगी का मुजाहरा किया है माजी में भी, और आगे क्या करने का इरादा है आपका? देखिए जी, ये पूरा ग्रुप ही हमारा जो डेमोक्रेट्स है 25 साल से जर्नलिस्टों के लिए फलाह बहबूद का काम जारी रखे हुए है। जिस तरह हर साल आप देख सकते हैं कि हर साल नई जो काम है होते हैं। इस साल जो है 211 प्लाट जो हमारे से री अलॉटमेंट करवाए गए, और उसके अलावा 5 करोड़ रुपए ग्रांट थी वो भी आई है। 45 करोड़ रुपए जो है वो LDA स्कीम के लिए वो भी जारी किए गए। इसके अलावा जो है कराची के अंदर अब 5 करोड़ जब आए तो उसमें 1 करोड़ रुपया जो है एनरोलमेंट फंड भी कायम कर दिया गया है। इसी तरह माजी में भी टेक्सा टाउन के अंदर जो है वो 200 प्लाट दिए गए। फिर मलीर के अंदर जो है 200 प्लाट हमने दिए गए। उसके अंदर भी हमने देखे उनकी भी अलॉटमेंट जो है वो बिल्कुल, उनके लेटर भी हमने जारी करा दिए। काफी सारे लोगों ने तो वहाँ की जो पोजीशन है प्लॉटों की, वहाँ जो डेवलपमेंट है उसमें ले ली है। टेक्सा टाउन का थोड़ा मसला है, टेक्सा टाउन का भी इंशाअल्लाह ताला इस साल जो है मसला हम हल करा देंगे। और नए मेंबर 640 के करीब हुए हैं, उनके लिए भी जो है इस साल के अंदर हम जो है वो बिल्कुल उनके लिए प्लॉटों के लिए भी जो कोशिशें जारी हैं। हमारे सदर फाजिल जमीली साहब जो है वज़ीर सिंध मुराद अली शाह से इस हवाले से बात भी कर चुके हैं, और इसके साथ बिलावल भुट्टो सरदारी जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी, उनसे भी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल जी जर्नलिस्टों के लिए जो है जो भी सहूलियात हुकूमत होगी वो फराहम करेगी। और आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप के अंदर डेमोक्रेट जो है हमेशा जीता है, तो उसके बाद उन्होंने हमेशा जो है वो नए लोगों को मेंबर भी बनाया। और 2018 के अंदर 640 नए मेंबर। क्या अपील करना चाहेंगे लियाकत मुगल साहब, क्या अपील करना चाहेंगे अरकान प्रेस क्लब से? देखिए जी, हम यही अपील करेंगे कि वो बिल्कुल डेमोक्रेट्स पर अपना अतमाद जिस तरह माजी में रखा है और इस दफा भी उनको जिताएं, ताकि उनके जो मामलात हैं, उनके फलाह बहबूद के काम जो है जिस तरह अंजाम दे रहे हैं उसके अंदर कोई खलल ना आ सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। लियाकत मुगल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। दी डेमोक्रेट्स का जो पैनल है उसमें सदारत के उम्मीदवार हैं जनाब फाजिल जमीली साहब, नायब सदर के उम्मीदवार हैं जनाब अब्दुल रशीद मेमन साहब, और ट्रेजरार के उम्मीदवार हैं जनाब अब्दुल वहीद राजपर सर राजपर, और सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं मोहम्मद रिजवान भट्टी, और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए मोहम्मद असलम खान। जबकि गवर्निंग बॉडी के अरकान में जो 7 लोग हैं उनमें खलील अहमद नासिर साहब हैं, मोहम्मद फारूक समी हैं, और मोहम्मद लियाकत अली मुगल साहब हैं, अतर हुसैन साहब हैं, और शाजिया हसन हैं, सैयद नबील हैं, और उनके साथ साथ सैयदा मैमूना हमदानी मूना खान, वो भी अरकान गवर्निंग बॉडी के लिए कॉन्टेस्ट कर रही हैं। तो दी डेमोक्रेट्स की कामयाबी का सफ़र, और उस सफ़र को अगर जारी रखना है तो अरकान प्रेस क्लब को दी डेमोक्रेट्स को वोट देना होगा और उन्हें आगे लाना होगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ अगर आप हमें कोई इशू भेजना चाहें और उसकी तरफ हमारी निशानदेही करना चाहें तो हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि 0315544165 और 03003647 पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।